जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। तो जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो यहाँ छोड़ा जाए उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्यागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। मेरे प्यारे साथियों, यह जो व्यक्त किए थे महात्मा गांधी किए थे। इनका कहना था कि भारतीय संविधान जो बनेगा वह भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो यह इच्छा व्यक्त किए थे महात्मा गांधी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, यह मांग किए थे एम.एन. राय किए थे, सॉरी मोतीलाल नेहरू किए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा एम.एन. राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया। मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा को मूर्त रूप पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रदान किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। मेरे प्यारे साथियों, यह प्रस्ताव 1936 में हुआ था। कांग्रेस के फैजपुरा अधिवेशन में हुआ था। याद रहेगा, कांग्रेस के फैजपुरा अधिवेशन में 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग यहाँ इसको याद रखना है कि किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कब किए थे? तो 1938 में किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष 1942 में वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो यह स्वीकार किया गया था 1942 के क्रिप्स मिशन योजना के तहत, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से होगा 1942 के क्रिप्स मिशन योजना के तहत यह स्वीकार किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आप लोग इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेगा कि संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। मेरे प्यारे साथियों, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार था 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। मेरे प्यारे साथियों, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन रखी गई। मेरे प्यारे साथियों, 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग
फैजपुर अधिवेशन में किया गया था, आपको हमने अभी बताया। हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे मेरे प्यारे साथियों? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 लोग रहते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 389 लोग। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 389 लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था मेरे प्यारे साथियों? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन यानी कि बंटवारा जो हुआ था, ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि थे, ये सही है। देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि थे, ये भी सही है। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे, ये भी सही है। यानी कि हमारा उपयुक्त हमारा डी हमारा सभी जगह उपयुक्त सभी। फिर साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो 292 थे। संविधान सभा में देशी रियासत से कितने प्रतिनिधि थे? तो 93 प्रतिनिधि थे, आप लोग याद रखेगा। और संविधान सभा में मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि थे? ये तो 4 थे, आप लोग इसको याद रखेगा। इसमें इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए मेरे प्यारे साथियों? जो 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से केवल कांग्रेस से 208 प्रतिनिधि आए थे निर्वाचित होकर। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 20 होगा, 208। अब याद रहेगा, संविधान सभा में 292 लोगों में से कांग्रेस में से केवल कितने लोग निर्वाचित होकर आए थे? तो 208 लोग आए थे, आप लोग इसको याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई मेरे प्यारे साथियों? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई थी। तो हमारा ऑप्शन हमारा भी सही होगा 299, याद रहेगा 299, हमारा आंसर सही होगा 299। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल 70 प्रतिनिधि थे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 20 होगा, कुल 70 थे। हमारा ऑप्शन नंबर 20 होगा, कुल 70 चुनकर आए थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे मेरे प्यारे साथियों? पुनर्गठित संविधान सभा के लिए विभिन्न प्रांतों के 229 लोग थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी से होगा 229 लोग। आपको बी याद, बी नंबर होगा हमारा सही आंसर, 229 लोग थे, अब याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मेरे प्यारे साथियों, जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान निर्मात्री परिषद के जो गठन हुआ था, इसमें एक व्यक्ति 10 लाख व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी से होगा 10 लाख व्यक्ति का, यानी कि एक व्यक्ति 10 लाख व्यक्तियों के बराबर था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों के विधानसभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से होगा, प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत के थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी से होगा, संयुक्त प्रांत के। यह बार बार पूछता है मेरे प्यारे साथियों कि संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो वो था संयुक्त प्रांत का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा में
हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो भाग नहीं लिए थे। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। आप लोग को इसको याद रखना है, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में कहाँ से चुनाव इनका चुनाव किया गया। तो इनका चुनाव पश्चिम बंगाल से किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किए थे क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे, इसलिए वो लोग संविधान सभा का बहिष्कार किए थे। तो हमारा ऑप्शन हमारा सी होगा, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा का मांग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ, तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। मेरे प्यारे साथियों, हम देखेंगे कि संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे, जो सदस्य थे, कैसे प्रतिनिधि थे, तो ये थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। आप इसको याद रखना है कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वह किस प्रकार के प्रतिनिधि थे, तो वो थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे, अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, यानी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा थी वह प्रांतीय विधानसभाओं के परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो आप लोग क्या रखना है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किनके द्वारा चुनी गई थी, तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाली, अनुपातिक आप याद रखना है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। आप लोग अभी हमने ऊपर बताया कि जो एक व्यक्ति था वह 10 लाख प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वही बात यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हो चुका था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी से होगा, 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी से होगा, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक भी हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बी, इसका तो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो भी हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी से होगा, दिल्ली में। संविधान सभा का पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी से होगा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। यह बिहार के रहने वाले थे, आप याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, यानी कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों,
संविधान सभा का पहला सत्र यानी कि पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सॉरी सी सही होगा, 9 दिसंबर 1946 को। यदि पूछे कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर के बाद 2 दिन आगे बढ़ा देना है, 11 दिसंबर को हुई थी दूसरी बैठक। यदि पूछे कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 से 2 दिन और आगे बढ़ा देना है, हुआ था 13 दिसंबर को हुआ था। तो पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह सचिदानंद सिन्हा थे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, सचिदानंद सिन्हा को। इन्हें संविधान सभा की पहली बैठक में चुना गया था, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारा ऑप्शन हमारा सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इनको चुना गया था संविधान सभा के दूसरी बैठक में, यानी कि 11 दिसंबर को इनको चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। अब याद रखना है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, तो 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि संविधान सभा के दूसरी बैठक में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो कि हमारा ऑप्शन हमारा बी से होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे वेनेगल नरसिम्हा राव। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी से होगा, वेनेगल नरसिम्हा राव थे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, अभी आपने आपको बताया संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी से सचिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? मेरे प्यारे साथियों, इनमें से एच बेग जो थे यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी से होगा, एच बेग यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियां स्थापित की थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी से होगा, अब 13। अब लोग याद रखना है, संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बैठाई थी, कितनी समितियां मतलब नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अब इस याद रहेगा, 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। तो हमारा ऑप्शन हमारा बी से होगा, 7 थी। अब इसका याद रखना है, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो मेरे प्यारे साथियों, इनमें से भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी से होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारतीय संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? मेरे प्यारे साथियों, इनमें से प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष नहीं थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और याद रखना है कौन जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष में 7 में से एक भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? मेरे प्यारे साथियों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। आप लोग याद रखना है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। आप इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के अंतर्गत लिया गया था। जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, सहमति और समायोजना के द्वारा लिया गया था। जो भी संविधान सभा में निर्णय लिया गया वह सभी के सहमति के द्वारा लिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, इसको ये भी पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को कहा गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, 22 जनवरी 1947 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे प्यारे साथियों, इसको ये भी पूछता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज ना पूछकर पूछता है कि झंडा समिति के संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको याद रखना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 22 जुलाई 1947 हमारा सही जगह, जुलाई 22 1947। इसी दिन हमारे तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। अब याद रहेगा, मतलब इसको स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? मेरे प्यारे साथियों, भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो हमारा ऑप्शन होगा 22 जुलाई 1947 को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई 1947 को मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा कि भारत का जो तिरंगा झंडा है उसका डिजाइन किसने किया था। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमारे भारत देश का जो तिरंगा झंडा है उसका डिजाइन किसने किया था।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से संविधान सभा के सामने 26 नवंबर 1949 को पारित किया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी से होगा। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसी को पूछता है मेरे प्यारे साथियों कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा थी अंतिम रूप से आखिरी दिन 24 जनवरी 1950 को मिली थी, यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब याद रखना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और पहली जो बैठक हुई थी आपको हम बता दिए हैं 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था, और अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा के कुल 284 लोगों ने संविधान पर अपना सिग्नेचर किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी से होगा, कुल 284 लोगों ने। यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है मेरे प्यारे दोस्तों कि संविधान पर कुल कितने लोगों का सिग्नेचर है? तो 284 लोगों का हस्ताक्षर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आप लोग याद रखना है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जिस अनुसूची की संख्या बढ़कर आज हो गई है 12 हो गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान का निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में लगा था। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? मेरे प्यारे साथियों, हम देखेंगे कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। इसका आंसर होगा हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हमारा ऑप्शन हमारा सी से होगा, 26 जनवरी 1950 से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा नामित थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विभिन्न सभाओं द्वारा नामित थे वो सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? मेरे प्यारे साथियों, हम लोग देखेंगे इसमें से कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने किया था, 1924 में किए थे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, स्वराज पार्टी 1924 में। यहाँ से हम देखेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में हुई थी। इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इनमें से इस स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास यानी कि सीआर दास थे, और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। अब याद रखना है कि स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, और अध्यक्ष थे सीआर दास। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी किन्होंने की थी? मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर
1946 को उसकी अध्यक्षता जो किसने किया था, तो किए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। यह एक बिहारी थे। इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो मेरे प्यारे साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो हमारा ऑप्शन हमारा बी सही होगा, तीसरी बैठक में। आप सभी भाइयों से मेरा कहना है कि आप लोग बताइए कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुआ था। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुआ था, जिस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, पहला है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। हमारा पहला ही सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से क्वेश्चन है, बताइए कि भारतीय संविधान को लिखने का कार्य किसने किया है, यानी कि भारतीय जो संविधान है किसके द्वारा हस्तलिखित है, यानी किसने लिखा है उसको अपने हाथों से। आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारत के संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संविधान पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का संविधान आप सबको पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब याद रखना है कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, मेरे प्यारे साथियों, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार झंडा फहराया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15, कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या, महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। आपको याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, हर एक बार पूछता है, हर एक बार नहीं मतलब कई बार पूछ चुका है कि भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 15 थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यह कथन था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। इन्होंने ही कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रवेश कर रहा है। यह कहना था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। मेरे प्यारे साथियों,
भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। जिस दिन संविधान को अपनाया गया उसी दिन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भी अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, आप सबको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। जिस मेरे भाई को ये पता नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत के बहुत सारे राष्ट्रीय सारे चिन्ह बहुत कुछ है। राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप जिसको भी ये पता नहीं होगा इसका वीडियो हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, एक डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे हम लोग इसमें से संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हम लोग पहला देखेंगे, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। हमारा यह सही लग रहा है, ये सही हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन हमारा ये सही होगा, संविधान जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था 1950 में। तो हमारा ऑप्शन हमारा ये सही होगा, संविधान सभा ने 1950 में राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है, जन गण मन है, लोग हम याद रखना है। और संविधान का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे। मेरे प्यारे साथियों 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य अम्मू स्वामीनाथन बने थे। तो हमारा ऑप्शन हमारा सी से होगा, अम्मू स्वामीनाथन। ये 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे, अम्मू स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के कैसे अध्यक्ष थे, मैंने कौन से के अध्यक्ष थे। मेरे प्यारे साथियों जो जीवी मावलंकर है वो भारत के संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है जीवी मावलंकर जो थे भारतीय संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रकार्य समिति के। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतने वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी मेरे प्यारे भाइयों